एपिसोड 51 टू 60। लॉयर कॉल उठाते ही मोक्ष की आवाज सुनकर धीमी आवाज में बोला, सर, मैंने न्यूज़ देखा है और जैसा कि मिस्टर रावत के ऊपर यह सब ब्लेम लगा है, तो उन्हें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल है। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। मोक्ष सख्त आवाज में बोला, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। आज के आज भाई छूट जाने चाहिए। तभी वह वकील बोला, सॉरी सर, पर आज वह नहीं छूट सकते, क्योंकि आज फ्राइडे है और अब तो रात भी हो चुकी है, तो ऐसे में कोर्ट बंद हो चुका है। और कल सैटरडे और अगले दिन संडे, तो ये 2 दिन कोर्ट बंद रहता है। तो ये 2 दिन तो पॉसिबल नहीं है। अब हम उन्हें मंडे को ही बेल दिला सकते हैं। वकील की बात सुनकर मोक्ष के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी पकड़ फोन पर कस गई। सरिता जी मोक्ष की तरफ देखकर बोली, बेटा क्या हुआ? तू अपने भाई को बचाने जा रहा है ना? मोक्ष ने अपनी मॉम की तरफ देखा और बोला, मॉम, डैड, आप सब लोग घर चलिए, मैं बाद में बात करता हूँ। तभी देवेश जी बोले, क्या बात हुई? क्या कहा लॉयर ने? मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी भाव के बोला, लॉयर ने मना कर दिया। ये सुनते ही सरिता जी गुस्से से बौखला उठी। वह चिल्लाते हुए बोली, ऐसा कैसे कर सकता है वह 2 कौड़ी का वकील? लगता है वह हमें नहीं जानता क्या? 2 मिनट में उसे बर्बाद कर सकते हैं हम लोग। मोक्ष ने अपनी मॉम की तरफ अजीब नजरों से देखा और फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, मॉम, आप घर जाए। उस वकील ने जो कुछ कहा है, वह बिल्कुल सही कहा है। देवेश जी यह सुनकर बोले, आखिर क्या कहा है वकील ने? मोक्ष तुरंत बोला, उसने कहा है कि आज फ्राइडे है और अब तो रात हो गई है, तो ऐसे में कोर्ट बंद हो चुका है। और कल सैटरडे और परसों संडे है, तो 2 दिन तक कोर्ट नहीं खुलेगा। ऐसे में बेल के पेपर्स नहीं बन पाएंगे। और जब तक पेपर्स रेडी नहीं होते, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही देवेश जी बोले, इसका मतलब कार्तिक को संडे तक जेल में ही रहना होगा। मोक्ष कुछ नहीं बोला। वहीं सरिता जी तो लगभग बेहोश होते होते बची। देवेश जी ने उन्हें संभाला और अपने साथ लिए वहां से रावत मैंशन के लिए निकल गए। वहीं सहगल फैमिली भी सभी के साथ सहगल मैंशन के लिए निकल गई। राहत और मानिका अपने मासी के साथ पहले ही निकल गए थे। जहां मनिका कार में बैठी थोड़ी परेशान लग रही थी, वहीं राहत बिल्कुल आराम से बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था और होठों पर खिलती मुस्कुराहट उसके मन की खुशी को बयां कर रही थी। आखिर क्यों मुस्कुरा रही थी? कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। क्या इन सब के पीछे राहत का ही हाथ था? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं रावत फैमिली अपनी पूरी कोशिश में लगी थी, लेकिन वह लोग कार्तिक को छुड़ा नहीं पा रहे थे। वहीं जेल में बैठा कार्तिक गुस्से से लाल था। उसके पास भी यह खबर पहुंच गई थी कि वह 2 दिन तक जेल से नहीं निकल सकता, इसलिए उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह एक और न्यूज़ चारों तरफ फैलने लगी। कार्तिक रावत ने जिस इंसान का मर्डर किया था, वह इंसान की डेड बॉडी रातों रात अस्पताल से गायब हो गई। अचानक ये क्या हो गया? वह डेड बॉडी कहाँ चली गई? वह तो डेड बॉडी थी, खुद से चलकर नहीं जा सकती थी। जरूर उसे किसी ने गायब किया होगा। क्या इन सब के पीछे भी कार्तिक रावत का हाथ है, ताकि उसे कुछ न हो? क्या उसकी फैमिली ने ये सब किया है? या फिर किसी तीसरे का हाथ है? जहां तक सबूतों को देखकर लगता है, इसके पीछे रावत फैमिली का ही हाथ है, क्योंकि उनकी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, और वह कभी भी अपने बेटे को इस तरह से फंसने नहीं देंगे। उन्होंने ही यह सब कुछ किया होगा। न्यूज़ रिपोर्टर हर चैनल पर यही न्यूज़ दे रहे थे। वहीं जैसे ही यह बात रावत फैमिली तक पहुंची, तो वह सब भी हैरान हो गए। आखिर अचानक से डेड बॉडी कहां जा सकती थी? सभी अपनी अपनी कोशिश में लगे थे, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वहीं जेल में कार्तिक को भी जब ये बात पता चली, तो वह भी एक पल के लिए चौंक गया कि आखिर यह सब कर कौन रहा है और उसे ही क्यों फंसा रहा है। इसी तरह देखते देखते 2 दिन बीत गए और मंडे का दिन आया। वकील बेल के पेपर्स लेकर आया और कार्तिक की जमानत हो गई। मोक्ष भी उसके साथ था। जब वे सभी घर आए, तो सरिता जी अपने बेटे को देखकर उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। कैसा है मेरा बेटा? तू ठीक तो है ना? जिसने भी यह सब किया है ना बेटा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिसने मेरे मासूम बेटे को फंसाया है। कार्तिक सरिता जी की तरफ देखते हुए बोला, शांत हो जाओ मॉम, सब ठीक है। मैं आ गया ना। और आप चिंता मत कीजिए, जिसने भी यह सब किया है, वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। ये कहते हुए कार्तिक ने मोक्ष की तरफ देखा, तो मोक्ष ने हल्के से अपनी पलकें झपकाईं। फिर कार्तिक वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। इन 2 दिनों में निकिता कार्तिक से मिलने जेल जाती थी, पर कार्तिक उससे बात नहीं करता था।
लेकिन निकिता पूरी कोशिश करती थी कि वह कार्तिक के दिल में अपनी जगह बना सके। इसके साथ ही साथ निकिता रावत फैमिली में भी सरिता जी के पास आती थी और अपने झूठे हमदर्दी जताकर उनके दिल में जगह बना ली थी। सरिता जी तो पहले से ही निकिता को पसंद करती थी, पर इन 2 दिनों में निकिता ने जो दिखावा किया था, उससे सरिता जी अब पूरी तरह से ठान चुकी थी कि वह निकिता को ही अपने घर की बहू बनाएंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। वहीं अपने घर में बैठी राहत को भी जब ये खबर मिल गई तो वह मुस्कुराते हुए बोले, चलो इन 3 रातों और 2 दिन में कार्तिक रावत को अच्छी खासी सबक मिल गए होंगे। बहुत प्लानिंग करते हो ना, मिस्टर कार्तिक रावत। एक ही पल में कैसे तुम्हारा हाल चाल बदल कर रख दिया मैंने। ये तो अभी छोटी सी सबक है, अगर दोबारा तुमने मेरी बहन को तकलीफ देने की कोशिश की तो इससे भी बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना, कार्तिक रावत। असल में ये सब कुछ किया धरा राहत का ही था। उसने ही पूरी प्लानिंग के साथ यह सब कुछ किया था। उसने ही वह डेड बॉडी कार्तिक के ऑफिस में रख दी थी और हॉस्पिटल से भी उस डेड बॉडी को राहत ने ही गायब किया था। पर सोचने वाली यह बात ये थी कि आखिर राहत ने डेड बॉडी को हॉस्पिटल से गायब क्यों और कैसे कराया, ये भी जल्दी पता चल जाएगा। दिन ऐसे बीतेते गए, आज करीब 1 हफ्ते बाद तक यह मामला थोड़ा शांत हो गया था, पर अभी भी लोगों के मन में यही बात चल रही थी कि कार्तिक रावत ने मर्डर किया है, क्योंकि कार्तिक पूरी तरह से खुद को इनोसेंट साबित नहीं कर सका था। कार्तिक और मोक्ष वह सभी कॉलेज के लिए निकल रहे थे कि अचानक ही उनकी कार रेड सिग्नल होने पर रुकी। वह दोनों कार में बैठे हुए थे। एकदम से मोक्ष की नज़र ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़े एक शख्स पर गए, जो कि बाइक पर बैठा हुआ था। उस शख्स को देखते ही मोक्ष एकदम से चौंक गया। वह जल्दी से कार का डोर ओपन कर बाहर आ गया। कार्तिक मोक्ष को ऐसे बाहर जाते देख जल्दी से वह भी कार से बाहर आया। मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? मोक्ष बिना कुछ बोले तेजी से आगे बढ़ा और बाइक पर बैठे उस शख्स की तरफ चला गया। जैसे ही कार्तिक ने ये देखा तो वह भी उसकी तरफ बढ़ गया। वही बाइक पर बैठा हुआ शख्स सिटी बजाते हुए गुनगुना रहा था। उसका ध्यान तो बिल्कुल भी न मोक्ष और कार्तिक किसी पर नहीं गए। वह तो सिर्फ सिग्नल की तरफ देख रहा था कि कब सिग्नल ग्रीन हो और वह गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़े। तभी मोक्ष एकदम से शख्स के पास पहुंचा, उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोला, यू ब्लडी बस्टर्ड, तुम जिंदा हो। पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम तो मर गए थे ना। तुम्हारी डेड बॉडी मिली थी ना। कार्तिक ने जैसी ही उस शख्स को देखा तो वह भी चौंक गया, क्योंकि यह वही शख्स था जिसकी मरने के बाद उसकी डेड बॉडी उसके ऑफिस में मिला था। यहां तक कि उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से गायब भी हो गई थी। इसी के मर्डर के इल्जाम में कार्तिक को जेल जाना पड़ा था और अभी भी उस पर मर्डर का इल्जाम लगा हुआ थे। कार्तिक भी गुस्से से उस शख्स की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, क्या ये सब तुम्हारा ड्रामा है? तुमने ये सब क्यों किया, मुझे फंसाने के लिए? किसके कहने पर तुमने ये सब किया? हाँ बताओ, मुझे फंसाने के लिए किसके कहने पर यह सब किया? वह शख्स अजीब नजरों से उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने कॉलर को छुड़ाते हुए बोला, तुम दोनों पागल हो गए हो। आखिर कौन हो तुम दोनों? मैं तुम लोगों को नहीं जानता। कार्तिक ने यह सुना तो एक तेज पांच उस शख्स के मुंह पर मारते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, मेरे केबिन में जाकर मरे हुए पड़े थे। तुम्हारी डेड बॉडी मिली थी और मीडिया में चारों तरफ हंगामा फैल गया कि मैंने तुम्हें मारा है। मैं तुम्हारा मर्डर हूं। और सच्चाई तो ये थी कि तुम तो मर ही नहीं थे। तुम तो जिंदा और सही सलामत हो। बताओ क्यों किया तुमने ये सब? और कौन कौन मिला है तुम्हारे साथ? मुझे सारी बात जाननी है। सच सच बता दो, वरना जो तुम्हारे मर्डर की झूठी खबर फैली थी ना, वह सच होने में टाइम नहीं लगेगा। वह शख्स अभी भी उन दोनों को अजीब तरह से देखते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, 1 हफ्ते पहले मैं हॉस्पिटल गया था अपना चेकअप कराने पर। अचानक से ही मुझे एक इंजेक्शन दिया गया और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद मुझे क्या हुआ, वह मुझे कुछ नहीं पता। करीब रात के 2 बजे मेरी आंखें खुली, तो मैं हॉस्पिटल बेड पर था। मुझे कुछ सही नहीं लगा, तो मैं बिना किसी को कुछ बताए, मैं तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और अपने घर चला गया। देखो भाई, मैं तो एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी को नहीं जानता और यह सब क्या हो रहा है, क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो मरा हुआ नहीं हूँ, मैं तो सही सलामत तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हूँ। देखो, क्या कहीं से मैं तुम्हें डेड बॉडी लगता हूँ? मुझे तो लगता है कोई बहुत बड़ा दुश्मन है तुम लोगों का, जिसने तुम्हें फंसाने के लिए ये सब किया और शायद मुझे उसमें मोहरा बना लिया। पर सच यह है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता।
अब तक वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई थी और सभी लोगों ने ये सब बातें सुन ली थीं। काफी हद तक लोगों को समझ में आ चुका था कि कार्तिक रावत को फंसाया गया था। सच ये था कि कार्तिक ने किसी का मर्डर नहीं किया था, बल्कि उसके ऊपर एक घिनौना इल्जाम लगा था। तभी वह शख्स, जो कार्तिक और मोक्ष के चंगुल में था, खुद को छुड़ाते हुए बोला, देखो, अगर तुम्हें पता करना है तो अपने दुश्मनों के बारे में पता करो कि कौन कौन दुश्मन हो सकते हैं। पर मैं तो एक साधारण आदमी हूं। मुझे फालतू में पकड़ोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, फालतू में मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो और जाकर अपने असली दुश्मनों का पता करो। इतना कहकर वह आदमी अपनी बाइक स्टार्ट कर तेजी से वहां से निकल गया। उसे ऐसे जाते देखकर कार्तिक गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली और फिर दांत पीसते हुए बोला, मैं पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर कौन है वह इंसान जिसने मुझे फंसाया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर कार्तिक गुस्से में जाकर कार में बैठ गया। वहीं मोक्ष ने एक चुटकी बजाई तो एक आदमी वहां प्रकट हो गया, जिसे कोई नहीं देख सकता था। सिर्फ मोक्ष देख सकता था। उस आदमी को देखकर मोक्ष मन ही मन बोला, जाओ, जाकर उस बाइक वाले इंसान का पीछा करो और उसके मन की बातें सुनो। उस आदमी ने सिर हिलाया और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। मोक्ष, जिसकी आंखें कुछ पल के लिए काली हो गई थीं, उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और झटके से खोला तो उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो गईं। फिर अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए वह भी कार में बैठ गया और ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ राहत कॉलेज आए और अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन एंजॉय करने के बाद अपनी दीदी के साथ वापस घर लौट रही थी। वे दोनों अभी रास्ते में ही थे कि तभी मनिका का फोन बजने लगा। मनिका ने स्कूटी साइड में रोककर अपना फोन बैग से निकाला और स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। तभी राहत की भी नज़र मनिका के फोन पर गई, जिस पर उसके डैड का नाम शो हो रहा था। राहत ये देखकर गुस्से से बोली, अब ये हमें क्यों कॉल कर रहे हैं? आखिर इन्हें हमसे क्या काम है? यह इंसान हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? हमें चैन से जीने क्यों नहीं देता? जब एक बाप होते हुए भी हम अनाथ हैं, तो फिर यह इंसान क्यों हमसे बात करना चाहता है? ये कहते हुए राहत की आंखों में गुस्से के भाव झलकने लगे। तभी मनिका उसे शांत करते हुए बोली, छोटी, तू शांत हो जा। एक बार कॉल उठाकर देखूं तो सही, आखिर क्या कहने वाले हैं? डैड, राहत गुस्से में बोली, ना, रहने दो। आप कॉल उठाना ही मत। और वैसे भी, यह इंसान हमारा कुछ नहीं है। मनिका ने राहत को गुस्से में देखा और उसे शांत कराते हुए बोली, शांत हो जा छोटी। चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, पर हैं तो वह हमारे डैड। और हम ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं कर सकते। वह बार बार कॉल कर रहे हैं, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। इतना कहकर मनिका ने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से विजय जी की आवाज आई, मनिका बेटा, कैसी हो तुम? मनिका बोली, डैड, आपने कॉल किया। कोई जरूरी बात थी क्या? विजय जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, हाँ बेटा, एक इम्पोर्टेंट बात थी। अगर तुम आज सहगल मैंशन आ जाओ, तो बातें हो जाएंगी। मनिका ये सुनकर बोली, ठीक है डैड, मैं रास्ते में ही हूँ, अभी आती हूँ। इतना कहकर मनिका ने कॉल काट दिया। राहत ने मनिका की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ दीदी? क्या बोला उन्होंने? मनिका ने राहत की तरफ शांत भाव से देखा और बोली, छोटी, डैड ने मेंशन बुलाया है। राहत को गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मनिका ने राहत को मना नहीं किया और फिर दोनों ही सहगल मैंशन के लिए निकल गईं। थोड़ी देर में मनिका सहगल मैंशन के सामने अपनी स्कूटी रोकती है और फिर दोनों ही मैंशन के अंदर चले जाते हैं। इस वक्त हॉल में सभी बैठे हुए थे और दादाजी को विजय जी पर गुस्सा आ रहा था। वह विजय जी की तरफ देखकर बोले, आखिर क्यों तुम अपनी जिद पर अड़े हुए हो? ये सही नहीं है। विजय जी अपने डैड की तरफ देखकर बोले, नहीं पिताजी, मैं जो करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सही करने जा रहा हूँ। प्लीज, आप आज मुझे मत रोकिए। तभी उनकी नज़र सामने से आती हुई मनिका पर पड़ी। वहीं बाकी सब भी मनिका की तरफ देखने लगे। इस समय पीछे से राहत भी आती हुई दिखी। राहत को वहां देखकर एक पल के लिए विजय जी थोड़ा असहज हो गए, पर फिर वह मनिका की तरफ देखकर बोले, आओ बेटा, तुम आ गई। मनिका विजय जी की तरफ देखकर बोली, यस, आपने बुलाया था, इसलिए मैं आई हूँ। और छोटी भी मेरे साथ थी, तो इसे भी ले आई। राहत वहां आए और सबको इग्नोर कर सीधे दादाजी के पास जाकर उनके गले लग गई। वह बोली, दादू, कैसे हो आप? दादाजी ने प्यार से उसके सिर को सहलाया और बोले, बिल्कुल अच्छा हूँ मेरी बच्ची।
तुम कैसी हो बेटा? राहत भी बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। फिर राहत जाकर दादी से भी मिली। बस यही दो लोग थे जो राहत को इस घर में सच्चे दिल से प्यार करते थे, और राहत भी इन्हें बहुत प्यार करती थी। तभी मनिका ने विजय जी की तरफ देखकर कहा, डैड, आखिर क्या बात करनी थी आपको मुझसे, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? विजय जी मनिका की बात सुनकर कुछ देर तक शांत रहे और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, मनिका, तुम कार्तिक को छोड़ दो। उसे डाइवोर्स दे दो। मनिका एक पल के लिए चौंक गई, पर अगले ही पल वह बोली, क्यों? आप यह मुझे क्यों कह रहे हैं? विजय जी शांति से बोले, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्तिक तुमसे प्यार नहीं करता और तुम दोनों का रिश्ता वैसे भी नहीं चलने वाला। आखिर तुम भी तो उसे डाइवोर्स देना चाहती थी, तो अब क्या प्रॉब्लम है? अचानक से तुम अपनी बात से क्यों मुकर गई? वैसे भी कार्तिक की मॉम चाहती हैं कि निकिता उनके घर की बहू बने और शायद कार्तिक भी यही चाहता है। तभी तो उसकी मॉम इतना जोर दे रही हैं। ऐसे में जब कार्तिक की मॉम तुम्हें पसंद नहीं करती, तो तुम्हें वहां नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है, बेटा, इस रिश्ते का खत्म हो जाना ही सही है। बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता देखेंगे, जिसमें तुम्हें पति का प्यार भी मिलेगा और परिवार का साथ भी। वैसे भी उस रिश्ते में क्या रखा है जिसमें प्यार और सम्मान ही न हो? मनिका चुप रही। तभी विजय जी बोले, मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? अचानक राहत की तेज आवाज उनके कानों में पड़ी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मिस्टर विजय सहगल। आप भला कुछ कहाँ गलत कहते हैं? राहत की बात सुनकर विजय जी गुस्से से उसे घूरने लगे क्योंकि उसने उनके नाम से उन्हें बुलाया था। ये बात विजय जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तभी काव्या मासूम सा चेहरा बनाए मीठी आवाज में बोली, राहत, ये तुम कैसे बातें कर रही हो डैड से? तुम उनका नाम कैसे ले सकती हो? वो तुम्हारे डैड हैं ना? राहत ने मुंह बनाया और काव्या की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, ओ प्लीज अपना ये ड्रामा बंद करो। जो इतनी भोली और मासूम बनने की एक्टिंग करती हो ना, वह इन लोगों के सामने करना, मेरे सामने नहीं। मैं इन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी असलियत ना जानती हो। तो बेहतर होगा कि तुम इस मामले में ना ही बोलो। विजय जी गुस्से से खड़े हो गए और बोले, राहत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से काव्या से बात करने की? क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी तमीज नहीं है? राहत हंसी और बोली, तमीज? तमीज की बात आप ना ही करें तो अच्छा होगा मिस्टर सहगल, क्योंकि आप पर यह ये सूट नहीं करता। और आप किस हक से हमें ऑर्डर देने के लिए यहाँ बुलाए हैं? आप मेरी दीदी के बारे में फैसला करने वाले होते कौन हैं? विजय जी गुस्से से आगे बढ़े और चिल्लाते हुए बोले, डैड हूं मैं। राहत हंसते हुए बोली, डैड? यह आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हमारे डैड तो माँ के साथ ही मर गए। ये सुनते ही विजय जी का गुस्सा और बढ़ गया। वह एकदम से राहत की तरफ बढ़े और एक थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, पर इससे पहले कि वह राहत को मार पाते, राहत ने उनका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, मिस्टर सहगल। वरना जो थोड़ी बहुत आपकी इज्जत कर रही हूं ना, वह भी नहीं करूंगी। और हाँ, क्या कहा? डैड हैं आप? कोई डैड नहीं हैं आप हमारे। अरे, आप तो दावा करते हैं ना कि आप हमारी मॉम से बहुत प्यार करते थे। उनके कारण आपने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि आपके अनुसार मेरी वजह से मॉम की मौत हुई। पर मैं भी तो मॉम का ही अंश हूँ। मॉम से तो आपको बहुत प्यार था, पर मुझसे क्यों नहीं? और हाँ, मॉम के मरते ही दूसरी बीवी ले आए और ऐश की जिंदगी जीने लगे उसी औरत के साथ। तब कहाँ गया था आपका प्यार? क्या आपका प्यार बस इतना ही था कि जब तक मॉम रहेगी, तभी तक? और मॉम के जाते ही आपको दूसरी औरत की जरूरत पड़ गई। शायद आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होंगी ना, इसीलिए। विजय जी गुस्से से चिल्लाए, राहत। तभी माया जी रोने की एक्टिंग करते हुए झूठे आंसू बहाकर बोली, राहत बेटा, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भी तो तुम्हारी मॉम की तरह ही हूँ। और विजय जी ने कोई खुशी से मुझसे शादी नहीं की है। उन्होंने तो मुझे सहारा दिया है, एक भलाई का काम किया है। वह तो आज भी तुम्हारी मॉम को ही प्यार करते हैं, यकीन मानो। राहत हंसते हुए बोली, ओ शट अप। तुम दोनों माँ बेटी अपना ड्रामा अपने पास रखो, मेरे सामने मत करो। और हाँ, हो सके तो अपने इस प्यारे पतिदेव के सामने ही ऐसा एक्टिंग करना, जो तुम्हारी इन एक्टिंग में फंस जाते होंगे। पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। और हाँ, अभी तक मैंने जो कुछ कहा, वह सब बिल्कुल सही कहा। इन्हें ना ही कभी मेरी मॉम से प्यार था और ना ही कभी इन्हें हमसे कोई मोहब्बत थी। इन्हें अगर किसी से प्यार था, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। सुनिए मिस्टर विजय सहगल, आप एक नंबर के मतलबी और स्वार्थी इंसान हैं, जिसे किसी से कोई मोहब्बत नहीं, जिसे सिर्फ खुद से प्यार है।
राहत को इतने गुस्से में देखकर मनिका उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ उसे शांत करते हुए बोली, छोटी शांत हो जा, ऐसे नहीं बोलते। डैड हैं वह हमारे, हमसे बड़े हैं और हम उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। राहत मनिका की बात पर थोड़े गुस्से भरी आवाज में बोली, क्यों दी? हम लोग ही क्यों शांत रहें? शुरू से ही तो हम लोग शांत हैं। क्या क्या नहीं झेलना पड़ा हमें? क्या कभी भी इस इंसान ने जानने की कोशिश की कि उसकी दोनों बेटियां किस हाल में हैं? नहीं, ये तो अपनी ही दुनिया में अपनी बीवी और बेटी के साथ मस्त थे। अब बोलते हैं कि मेरे कारण उनकी मोहब्बत इनसे दूर हुई, मुझे बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई। और इन्होंने क्या किया? अपनी मोहब्बत को पल भर में ही भुला दिया। यही थी उनकी मोहब्बत। अगर इतना ही प्यार था उनसे, तो रह जाते ना पूरी जिंदगी उनकी यादों में। फिर दूसरी शादी का बहाना क्यों बना रहे हैं कि मजबूरी में शादी की? ये सब दिखावा है दीदी। माना कि मजबूरी में शादी की, लेकिन हम लोग तो उनकी मोहब्बत की औलाद हैं ना। आखिर उन्होंने ही हमें जन्म दिया था। हम भी उनकी मोहब्बत का हिस्सा हैं, फिर भी इन्होंने हमें खुद से अलग कर दिया। माना कि मुझसे नफरत करते थे, पर आपसे भी दूरी बना ली। क्या यही है इनका प्यार? हर एक आदमी सिर्फ दिखावा करता है, लोगों के सामने दिखाने के लिए कि वह अपनी मरी हुई बीवी से बहुत प्यार करता है। पर सच्चाई तो यह है कि जो इंसान सामने खड़ा है ना, इसे किसी से प्यार नहीं है। सब दिखावा है। ये बताओ दी, क्या दुनिया में किसी को भी पता है कि हम दोनों भी सहगल खानदान की बेटियां हैं? किसी को भी नहीं दी। अगर किसी को पता भी है कि मिस्टर विजय सहगल की बेटी कौन है, तो वह सिर्फ और सिर्फ उनकी नई नवेली बीवी की बेटी, मासूम बेटी काव्या। और हमें तो कोई जानता ही नहीं। हम तो जैसे अनाथ हैं या फिर किसी की नाजायज औलाद। ये सुनते ही विजय जी गुस्से से घूर कर राहत की तरफ देखने लगे। उन्होंने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। राहत की कही एक एक बातें उनके सीने को छलनी कर रही थीं। आज उन्हें एहसास हुआ था कि सही मायने में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी बीवी के जाने के गम में वह अपने बच्चों से हमेशा के लिए दूर हो गए, ये जानते हुए भी कि वे दोनों बच्चियां उनकी बीवी की ही निशानी थीं। और देखा जाए तो, वे दोनों उनके प्यार की निशानी थीं। फिर भी उन्होंने उन दोनों से मुंह मोड़ लिया। एक बार भी यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि वे दोनों किस हाल में हैं। विजय जी चुपचाप अपना सर नीचे झुकाए खड़े थे। तभी ये सब सुन रही माया जी राहत के पास आए और बोली, बस करो राहत। और कितना बोलोगी तुम? विजय जी की कोई गलती नहीं है। वह कभी भी अपनी पहली बीवी को नहीं भुला पाए। हम दोनों भले ही पति पत्नी हैं, पर हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ काव्या को एक बाप का प्यार दिया है। बचपन में उसे अपने पापा का प्यार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने उसकी वह कमी पूरी की। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। इतना कहते हुए माया ने काव्या को गले लगा लिया और झूठे आंसू बहाने लगी। तभी राहत हंसते हुए ताली बजाए और बोली, वाह! दूसरे की बेटी को बाप का प्यार दिया और खुद की बेटियों का क्या? खुद की बेटियों को तो नाम तक नहीं दिया, प्यार तो बहुत दूर की बात है। अब मैं और कोई भी बकवास यहाँ नहीं सुनना चाहती और मुझे इन लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। मैं यहाँ सिर्फ अपनी दीदी के लिए आई थी और कुछ नहीं। और हाँ, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप लोग क्या चाहते हैं, पर सच में मैं बता रही हूँ मिस्टर विजय सहगल, आप जो चाहते हैं वह कभी भी नहीं होगा। बहुत कर लिया आपने अपने मन की, अब आपकी नहीं चलेगी। कल तक तो मैं भी चाहती थी कि दीदी का डाइवोर्स हो जाए कार्तिक रावत से, क्योंकि मुझे खुद वह इंसान पसंद नहीं था और दीदी भी उससे दूर रहती थी। पर अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि दीदी का डाइवोर्स हो। क्योंकि उनके डाइवोर्स होने से सबसे ज्यादा खुशी शायद आपको ही होगी। और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं। अब मैं भी देखती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी दीदी की शादी तुड़वा सके। इतना कह राहत तुरंत ही मनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए मेंशन से बाहर आ गई। राहत और मनिका के जाने के बाद विजय जी एकदम से सोफे पर निढाल होकर बैठ गए। उनका दिल आज बुरी तरह से टूट गया था। उनकी आंखें नम हो गई थीं। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी दोनों बच्चियों के साथ कितनी नाइंसाफी की है। पर अफसोस, अब चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते थे। वहीं उनके डैड अपने बेटे की ऐसी हालत देख मन में बोले, कितनी बार कहा था विजय, अपनी बच्चियों से ऐसे मुंह मत मोड़ो। बेटियां हैं तुम्हारी। पर नहीं, तुमने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब पछताने से क्या ही कुछ हो सकता है। दादाजी उठे और वहां से अपने रूम में चले गए। वहीं दादी जी भी उनके साथ चली गईं। उन्हें भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। रीमा जी, जो कि इस वक्त बहुत गुस्से में थी,
क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि आज पूरी तरह से मनिका को कार्तिक की लाइफ से निकाल देंगी, पर उनका ये प्लान भी फेल हो गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने विजय जी को अपने बातों में फंसाया था। वह जानती थी कि अगर विजय जी चाहेंगे तो ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा, पर यहाँ तो राहत ने सब कुछ ही पलट कर रख दिया था, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपनी बेटी निकिता को लेकर रूम में चली गईं, और उनके हस्बैंड भी उनके साथ चले गए। माया जी वहीं पर खड़ी विजय जी को देख रही थीं। विजय जी सोफे पर बैठे अपने चेहरे को नीचे झुकाए हुए थे। उन्होंने अपने हाथों में चेहरा छुपा रखा था और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये देखकर माया जी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और मन में बोली, नहीं, यह इंसान इस तरह से अपनी बेटियों से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। कुछ करना होगा मुझे। इतना कहकर माया जी विजय जी के पास आईं और उनके बगल में बैठ गईं। वहीं आंखों से उन्होंने काव्या को भी इशारा किया, तो काव्या भी विजय जी के दूसरे साइड आकर बैठ गई और रोते हुए बोली, पापा, आई एम सॉरी। मेरे कारण आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। माया जी भी विजय जी की तरफ देख झूठी सहानुभूति जताते हुए बोली, हम दोनों माँ बेटी को माफ कर दीजिए। हमारे कारण आज आपको अपनी बेटियों से इस तरह से जलील होना पड़ा, वरना शायद आज सब कुछ ठीक होता। मैं ही बुरी हूं ना। मुझे आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। ये कहते हुए वह रोने लगी। तभी विजय जी माया जी और काव्या की तरफ देखकर बोले, नहीं, आप दोनों की कोई गलती नहीं है। गलती सारी मेरी है। मैंने ही अपनी बेटियों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने ही वह सब कुछ भुला दिया जो मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी ही बेटियों से मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ, ये जानते हुए कि मेरी बीवी के लिए उनके बच्चे ही उसकी जान थे। वह अपनी बेटियों से इतना प्यार करती थी। तभी तो उन्हें बचाने के खातिर उसने अपनी जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बस छोटी सी नाराजगी में मैं इतना आगे चला गया कि अपनी बेटियों से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। मैंने बहुत गलत किया है उनके साथ। पर आप दोनों अपने आप को कसूरवार मत कहिए। गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही मिलेगी और उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे क्या करना है। माया जी यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गईं। वह हैरानी से विजय जी की तरफ देखकर बोली, क्या करने वाले हैं आप? विजय जी हल्की मुस्कुराहट के साथ माया जी की तरफ देखकर बोले, बस कुछ ऐसा जिससे मेरी बेटियों की तकलीफ थोड़ी तो कम हो जाए। इतना कहकर वह उठे और वहां से अपने रूम में चले गए। विजय जी की बात सुनकर माया जी और काव्या दोनों ही हैरान रह गईं। काव्या अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम, क्या करने वाले हैं? माया ने काव्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि यह सब कुछ तुम्हारा है, बेटा, और इस पर मैं किसी और का हक बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए माया जी की आंखों में काजल के साथ नफरत के भाव भी साफ नजर आ रहे थे। अब देखना यह था कि माया जी क्या करने वाली थी। वहीं विजय जी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने किसी को कुछ क्लियर नहीं बताया था, पर शायद मन ही मन उन्होंने कुछ सोच रखा था। वहीं दूसरी तरफ राहत मनिका के साथ स्कूटी पर बैठकर अपने घर के लिए निकल गई थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में गुस्से के भाव थे। इस वक्त राहत ने असली वाली राहत के दर्द को महसूस किया था। वह विजय जी को गुस्से में इसलिए सुना रही थी क्योंकि उसने असली राहत के दर्द को बेहद करीब से महसूस किया था, और इसी वजह से उसके होठों पर वह गुस्से भरी बातें आ गई थीं। वरना उसे तो विजय जी से कोई लेना देना ही नहीं था। राहत की कही बातें सुनकर मनिका को भी सब कुछ याद आने लगा था। आखिर राहत के साथ साथ उसने भी वही दर्द सहा था। जब भी उसे अपनों की जरूरत पड़ी तो वह अकेली ही रही। बल्कि राहत से भी ज्यादा तकलीफ झेली थी उसने, क्योंकि उसे हर हाल में खुद को संभालना था। राहत के सामने वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। राहत अपने दर्द को खुलकर बयां कर देती थी, पर मनिका ऐसा कर भी नहीं पाती थी। जब से उसने सहगल परिवार में कदम रखा, उसे कभी कोई प्यार नहीं मिला था। इस कारण आज राहत की कही एक एक बात सुनकर मनिका का दिल भी बुरी तरह से टूट रहा था। फिर भी उसने खुद पर काबू रखा, क्योंकि अगर वह अपनी यादों में खो जाती, तो राहत और बुरी तरह से टूट जाती, और उसे राहत को इस हाल में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं एक शख्स अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। कमरे में सिर्फ हल्की सी लाइट जल रही थी, जो उसके हाथ में रखे लैपटॉप की स्क्रीन से आ रही थी। वह शख्स अपनी गहरी निगाहों से लैपटॉप को घूर घूर कर देख रहा था। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप बंद किया और उसे एक साइड में रखते हुए तेज तेज हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वह आवाज इतनी खतरनाक थी कि किसी का भी दिल दहला सकती थी। अचानक ही वह हंसते हंसते रुका और बोला, ओ ओ ओ राहत सहगल, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी इंटरेस्टिंग होगी।
अब तो और मजा आएगा तुम्हारे साथ यह गेम खेलने में। देखना यह है कि इस गेम में जीत किसकी होती है और हार किसकी। इतना कहते ही वह शख्स फिर से अपनी खतरनाक हंसी हंसने लगा। आखिर कौन है ये शख्स? क्या करने वाला है ये शख्स राहत के साथ? क्या करेंगे अब विजय जी? या वो अब अपनी बेटियों को अपना कर उन्हें उनका हक देंगे या फिर कुछ और ही होगा? क्या माया जी कुछ खतरनाक करने वाली हैं? क्या सरिता जी निकिता को अपनी बहू बना पाएंगी? क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनते रहें इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को।